ज़्यादा टेस्टिंग चीज़ हो सकता है इस मुल्क के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। ऐसा कभी रहा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, और आप देखेंगे हम ये कैसे निपटते हैं। सोच के देखिए, ताइवान के अंदर हमारे आर्मी के लोग, चीफ वो क्या कर रहे होंगे, क्या स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, क्योंकि ताइवान ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं है। भारत ऑलरेडी एक ऐसी पावर है जिसने युद्ध भी लड़े हुए हैं और जीते भी हैं। ताइवान एक सॉफ्ट पॉइंट है चाइना के लिए, वो इसे मानता है कि ये हमारी कंट्री है। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा है कि जब उनकी थर्ड टर्म आएगी तो दुनिया में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। और कहा जा रहा है कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी 70। नए ब्लॉक के अंदर भारत भी फायदा उठा रहा है। जिस तरीके से देखा है आपने, यूएई की 7 स्टेटों ने भारत मोदी साहब को बुलाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए, और जो नई ट्रेड डील है जो आपस में कर रहे हैं वो देख लें आप। बात कर ले, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जब देखती हूँ वो अपनी जब यूथ से बात कर रहे होते हैं, वो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे होते हैं। वो अपनी यूथ को हर दिन कुछ ऐसा सरप्राइज देते हैं जिससे उनका सर फखर से बुलंद हो जाता है। पीएम मोदी है तो सब कुछ। ताइवान को चीन अपना मानता है और वह ताइवान को हड़प करने के लिए हमेशा कोई न कोई मंसूबे बनाते रहता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि ताइवान ने भारत के साथ हाथ मिला लिया है और भारत को अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपने जा रहा है, और इसीलिए भारत के तीनों सेना के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष वहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या हकीकत है, जानते हैं। ताइवान एक सॉफ्ट पॉइंट है चाइना के लिए, वो इसे मानता है कि ये हमारी कंट्री है। और भारत ने क्या किया है, जैसे जैसे चाइना अगर हमें आंखें दिखाने की कोशिश करता है, हिंदुस्तान उसका जवाब डिफरेंट तरीके से दे रहा है। ताइवान में हमारे 3 एक्स जो आर्मी चीफ हैं, आर्मी के लोग हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है। आप सोच के देखिए, ताइवान के अंदर हमारे आर्मी के लोग, चीफ वो क्या कर रहे होंगे, क्या स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, क्योंकि ताइवान ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं है। भारत ऑलरेडी एक ऐसी पावर है जिसने युद्ध भी लड़े हुए हैं और जीते भी हुए हैं। तो वी नो हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं और है, वी आर नोन फॉर इट। और अभी आर्मी चीफ्स वहाँ बैठे हैं। आप सोच के देखो, सबसे ज़्यादा दुख किसको हो रहा होगा, दर्द कहाँ कहाँ हो रहा होगा, आप सोच सकते हैं। इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं जलवा। बिना नाम लिए हमने ऐसी जगह पे लात मारी है जहां पर दर्द इतना हो कि आवाज भी ना निकाले अगला। नए ब्लॉक के अंदर भारत भी फायदा उठा रहा है। जिस तरीके से देखा है आपने, यूएई की 7 स्टेटों ने भारत मोदी साहब को बुलाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए, और जो नई ट्रेड डील है जो आपस में कर रहे हैं वो देख लें आप। यूएई के अंदर उनका टारगेट था 100 बिलियन का, 85 बिलियन वो अचीव कर चुके हैं। फिर उसके बाद उसका फायदा सबसे बड़ा जो इंडिया ने ये उठाया है कि यूएई की इन्वेस्टमेंट उठा के कश्मीर में ले आए, और उसमें उन्होंने क्या किया है, जब मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है तो उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से 2 मुल्कों को एंगेज किया है, और पाकिस्तान उसकी लपेट में आ गया है। वो ये किया है कि उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया को, जब उन्होंने दे चेज देम डाउन फॉर द ट्रेड डील्स और सारा इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, और पाकिस्तान के फाइनेंसर कौन है, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि you have to accept the Indian relationship in the Middle East. सो मिडिल ईस्ट के अंदर जो नए ब्लॉक बने हैं उसका भी भारत ने फायदा उठाया। मोदी जी कह के वो बुलाते हैं, शहबाज शरीफ को क्यों नहीं कोई जी कहता? वो कितना अजीब सा लग रहा है शहबाज शरीफ जी, क्योंकि उनके साथ कभी जी किसी ने लगाया ही नहीं है। अपनी तलाशी वो लेते हैं कि भाई कि इन्होंने तो उनकी तो पैंटे तक उतार देते हैं, उनकी पैंटे उतार देते हैं और वो फिर चुप करके बैठे रहते हैं। फिर अगर अवाम की बात कर ले, अवाम तो फिर बहुत ही पीछे आ जाती है। इंडियंस बैठे हुए हैं, ऐसे ही हर जगह इंडियंस हैं। और दूसरा बांग्लादेश हमारे में से निकला हुआ एक मुल्क है, और वो हमसे इतना आगे चला गया कि हम 20 बरस में भी उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। उसकी मईशत इतनी मजबूत हो गई है। अगर पीएम मोदी की बात कर ले, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जब देखती हूँ वो अपनी जब यूथ से बात कर रहे होते हैं, वो उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे होते हैं। वो अपनी यूथ को हर दिन कुछ ऐसा सरप्राइज देते हैं जिससे उनका सर फखर से बुलंद हो जाता है। पीएम मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हम क्या कहेंगे, हमारे शहबाज शरीफ है तो सब कुछ बर्बाद है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं, योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ के लीडर्स बहुत अच्छे
अच्छे लगते हैं, वो अपनी आवाम के लिए कुछ करते हैं। उनके पास कोई टैलेंट या स्किल होती है तो उसको शोकेस नहीं करते। कि ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है इकोनॉमिक, एक टेरेबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। तो ये तो एक माने कि वो कहते हैं इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। इससे क्या ज़्यादा टेस्टिंग चीज़ हो सकता है इस मुल्क के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। ऐसा कभी रहा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, और आप देखेंगे हम ये कैसे निपटते हैं, उसको इंशाल्लाह निपटेंगे। ठीक है, आपको उम्मीद है कि निपटेंगे इससे? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया अगर चारों नेवल फोर्सेस इकट्ठी हो जाती हैं, कोई भी कंट्री जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी फोर्स है। और चाइना जैसे कंट्री को एक जिसको बोलते हैं कि अगर रोकना है तो हम मिलिटरीली रोकने की बजाय शिप उनकी जो चलती है यहाँ से, क्योंकि इनका सारा ट्रेड यहाँ से आता है, मैंने पहले भी बोला है, चाइना को एक ही चीज़ रोकती है, वो है पैसा। अगर पैसा इनको मिलता रहेगा, इनका ट्रेड चलता रहेगा, ये पंगा नहीं लेंगे। लेकिन इनका अगर इन्होंने पंगा लिया और इनका ट्रेड बंद कर दिया, उसी दिन उसी वक्त ये अगर युद्ध की पोजीशन में होंगे, ये युद्ध बंद कर देंगे। इसलिए ये एक्सरसाइजेस हमने कर दी हैं चारों कंट्रीज के साथ। आपने देखा कि एप्पल वहां जा रहा है, आपने देखा टेस्ला वहां जा रहा है। सोल फंडामेंटल रीजन इस वक्त अगर देखा जाए, जो टेस्ला ने अगले दिन अपने नए विभेव तनेजा साहब को सीएफओ बनाया है, उसकी फंडामेंटल रीजन एक यही है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। और जो तनेजा साहब हैं, उनकी डिग्री न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। वो पहले सीए बने, फिर उन्होंने आके सीपीए किया। और उनको प्रमोट करने वाले कौन थे? वो उनको प्रमोट किया था प्रीत आहूजा साहब ने, जो पहले सीईओ थे। तो मैं ये समझता हूं कि अब दुनिया का जो उनकी मेक इन इंडिया मूवमेंट थी, जिसके अंदर ना सिर्फ एप्पल जा रहा है, टेस्ला जा रहा है, बल्कि तैयारे बनाएंगे और फिर उन चीजों को बनाकर और जो असला बनाएंगे अफ्रीका में बेचेंगे, ये सारा उनके फायदे में। आखिरी पॉइंट मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि यूक्रेन की वार, ये मेरा आखिरी 10वां पॉइंट है। यूक्रेन की वार जो है, उससे भारत ने किस तरह फायदा उठाया है। यूक्रेन की वार ने एक काम किया है कि उन्होंने जो रशिया का एक सप्लाई लेन थी आर्मामेंट्स की अफ्रीका में, वो इंटरप्ट हो चुकी है और उसका फायदा भारत उठा रहा है। मेक इन इंडिया असला बना के बेचेंगे। और यूक्रेन की जो वार है वो भी। जो अगला पॉइंट यूक्रेन के साथ रिलेटेड है कि इस इकोनॉमी में जब अमेरिका और चाइना और रशिया 3 ब्लॉक बने, अमेरिका और चाइना इकट्ठे हुए, तेल की एम्बार्गो जब लगाया वेस्ट ने, इंडिया ने तेल इंपोर्ट करके रशिया से जबरदस्त पैसे बनाए। बल्कि यहां तक कि उन्होंने उनसे तेल लेकर रिफाइन करके आगे मजीद बेचा, यहां तक कि अमेरिका को भी बेचा। अमेरिकन फिर वहां भी बेवकूफ बने, दुनिया फिर बेवकूफ बनी। लेकिन फायदा किसने उठाया? भारत। इंडिया की इकोनॉमी की ये चीजें थी। अब मैं ये बताना चाहता हूं, दरअसल चीन और ताइवान दोनों अपने को असली चीन कहते हैं। चीन जो मेनलैंड है, जिसको अभी चीन कहते हैं, उसमें जब कम्युनिस्टों का अत्याचार बढ़ा तो वहाँ से कुछ लोग जो वहाँ उस समय सत्ता में थे, भागकर आकर ताइवान पे अपना एक देश बसाए। लेकिन अभी तक वे अपने को ताइवान चीन ही कहता है। वह द्वीप पहले जापान के कब्जे में था और जापान ने जब खाली कर दिया तो वहाँ पर आके चीनी लोगों ने ही यह देश बसाया। और आज आप लोगों को पता ही है कि ताइवान दुनिया का एक विकसित देशों में से गिना जाता है। लेकिन पहले ताइवान के पास ही वीटो पावर था और ताइवान को ही यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व हासिल था। लेकिन अमेरिका के साथ जब चीन की दोस्ती उस समय गहरी थी, तो बड़ा देश होने के नाते, बड़ा भूभाग होने के नाते ताइवान से वीटो पावर निकालकर चीन को दे दिया गया। उस समय अमेरिका को नहीं पता था कि चीन एक दिन भस्मासुर होने जा रहा है। और आज यही स्थिति है कि अब ताइवान के साथ कोई देश राजनयिक संबंध बढ़ाने के लिए भी इच्छुक नहीं है। यहाँ तक कि ताइवान कोई यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी नहीं है और कुछ छोटे मोटे देशों को छोड़कर ताइवान को किसी ने मान्यता भी नहीं दिया है। जो हालत अफगानिस्तान की है कि तालिबान की सरकार आने के बाद उनके सरकार की मान्यता नहीं दी गई, वैसे ही ताइवान देश की ही मान्यता नहीं है, क्योंकि चीन उस पर दावा करता है और कहता है कि चीन का ही वह हिस्सा है और उसे लेकर रहेगा। अमेरिका की दोहरी रणनीति है, एक तरफ तो वह ताइवान को मदद करता है और दूसरे तरफ वह वन चाइना पॉलिसी की भी बात करता है, यानी चीन और ताइवान एक ही है। लेकिन भारत के 3 भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जो तीनों इन आर्मी
नेवी और एयरफोर्स के हैं वहां पहुंचे हुए हैं और 3 दिन से वार्ता जारी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह कहा जा रहा है कि चूंकि भारत की चीन से दुश्मनी है तो भारत ने यह बीड़ा उठाया है कि ताइवान को वह सामरिक दृष्टि से मदद करेगा। जैसे चीन श्रीलंका में आकर अपनी समुद्री जहाज रखकर भारत पर निगरानी रखता है, अगर भारत ताइवान की मदद किया तो अब भारत चीन के दरवाजे तक पहुंच जाएगा और जब भी चाहे भारत वहां से चीन की राजधानी को और बड़े बड़े शहरों को निशाने पर ले सकता है। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भारत की यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हो सकती है, सामरिक दृष्टि से भी और आगे वाले भविष्य को देखकर भी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।